हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि पिछली दौर की तरह हमें झूठी तसल्ली देकर आप अपनी घरों को न जाए। इस दफ़ा जब हम लोग इमरान खान को बुला रहे हैं सिर्फ एक पॉइंट पर, मैं तो बार बार ये कहता हूँ अपनी जानिब से, अपनी कौम की जानिब से कि आप रियासत मदीना बोलता तो रियासत मदीना नहीं बना है, रियासत यजीद बन रहा है। यानी इस बलूचिस्तान, इस कोयटे में न पश्तून तहफ़्फ़ुज़ में, न बलोच तहफ़्फ़ुज़ में, न कोई और अक़वाम तहफ़्फ़ुज़ में, लेकिन हम लोग के साथ आज से 1400 साल पहले जो इमाम के साथ ऐसा जुल्म है, आज फिर दोहराया है उसी को, वही यजीद के नस्ल है। तो मैं ये पैगाम ये देना चाहता हूँ, जब तक इस दफ़ा मुझे झूठी तसल्ली नहीं, हमारे बच्चे से लेकर बूढ़ा बूढ़ा यानी बहनें भाई सब बैठा हो ये एक बात पर कि जब तक कातिल हमारे सामने ना ला जाए तो धरना नहीं उठाएंगे, तस्वीर नहीं करेंगे, चाहे कि 1 महीना भी लगे, चाहे 2 दिन लगे, ये आप लोगों पर है। लेकिन हम लोग ये नहीं बोलते कि आप नहीं आए या पैगाम झूठी भेजे, ये नहीं, हम लोग को न मंजूर है, न लोग यकीन करेंगे। वज़ीर दाखिला आया यहाँ पे, क्या हुआ 2013 2011 क्या क्या हुआ, हज़ारों शहीद हम लोग दफन किए, हम लोग तो तंग आए हैं। लेकिन हमें बड़ा हमने नुकसान उठाया। कभी हम धमाकों की जद में आते हैं, कभी हमारे नौजवान जो है वो टारगेट किलिंग की जद में आते हैं, हमारे खवातीन महफूज नहीं, बसों से उतार के उन्हें कत्ल किया जाता है, मोटरसाइकिल पे उन्हें जो है टारगेट किलिंग किए जाते हैं, बाजारों में उन्हें मारे जाते हैं। मैं सिर्फ हज़ारा कम्युनिटी की बात नहीं करती, मैं इज्तिमाई बात करती हूँ। चाहे हमारा बलोच है, चाहे हमारा सिंधी है, चाहे हमारा पश्तून भाई है, चाहे भी वो अकलियत है। किसी ने इनकी अश्कशोई करने के लिए एक टेलीफोन करने की जहमत गवारा नहीं की है, किसी ने आके इनका हाल अहवाल नहीं पूछा है। मुझे नहीं पता कि ये किस मुंह से अपने आप को हुक्मरान कहते हैं। शर्म अगर होती तो कल सबको मुस्तफ़ी होना चाहिए था। जिस बर्बरियत के साथ इन मजलूम मजदूरों को हाथ पैर बांध कर ज़िबा किया गया है, और फिर ये मुतालबा है हमारा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान यहाँ आके एक जुडिशरी कमेटी बाकायदा कायम करे, जो सारे वाक़यात, जितने सारे वाक़यात हुए हैं उन सब की इंक्वायरी करवा कर एक एक हमारे जो मुजरिमीन हैं उनको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। ये हमारे मुतालिबात हैं। हमेशा क्यों हज़ारा के जुर्म में हम लोग मारे जाए? क्यों हम लोग हर उस गरीब के लिए, चाहे वो पठान हो, चाहे वो हज़ारा हो, चाहे जो जिस भी कौम से ताल्लुक़ रखते हो, हम उस गरीब के लिए आवाज़ उठाते हैं। सिर्फ अपने लिए आवाज़ नहीं उठाते, सब गरीबों के लिए हम एहतजाज कर रहे हैं। जब तक एहतजाज करेंगे हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक इमरान खान साहब यहाँ पे आके हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे। जी, इस वक्त वज़ीर दाखिला शेख रशीद पहुँचे हैं हज़ारा बरादरी के धरने में मगरबी बाईपास। तो पहले उनकी गुफ्तगू सुन लेते हैं। लातादाद लोगों को ज़ख्मी किया, नहीं छोड़ेंगे, और यही पैगाम मैंने अपनी अजीम अफवाज को भी यहाँ पहुँचते सार दिया है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये मुजरम नहीं बच सकेंगे, अल्लाह और रसूल के हुक्म से ये नहीं बच सकेंगे। और मैं आपको मिसिंग पर्सन का, आप मुझसे मीटिंग बेशक अभी कर लें, बेशक सुबह कर लें, मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ आपकी मीटिंग अरेंज करा देता हूँ इसी 3-4 दिन में, ताकि ये रोज़ रोज़, क्योंकि जो हज़ारा कबीले के साथ ज़्यादती हो रही है, आपका पाकिस्तान पे उतना ही हक़ है जितना किसी और का है। आप पाकिस्तान के इतने ही मुहिब्बे वतन है जितना कोई और मुहिब्बे वतन है। आप जी, शेख रशीद को देखा आपने, ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले वज़ीर दाखिला होते चौधरी निसार, उन्होंने भी कमोबेश यही बातें की थी। उससे पहले जो वज़ीर दाखिला थे रहमान मलिक, वो भी आकर के यही बातें करते रहे, मगर कुछ भी नहीं बदला। ये वाक़या जो मच के कोयला फील्ड में हुआ, जहाँ 11 कारकुन जो कानकुन हैं उनको जिस तरह बर्बरियत के साथ जहाँ बहक किया गया, शहीद किया गया, वो एक तसलसल है उन वाक़यात का जो हज़ारा बरादरी के साथ हुआ। बहुत वाइड स्प्रेड कंडेमनेशन भी हुई, मज़म्मत हमेशा होती है और हर कोई करता है कि अब, और हुकूमतें जो हैं वो ये कहती हैं कि जनाब आइंदा नहीं होगा। हम, जैसे शेख रशीद को भी आपने सुन लिया कि हम कातलों को कैफर किरदार तक पहुँचाएँगे। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि हर दौर में हाँ किसी ना किसी ने यही बातें, और मैं मानता हूँ कि वो दिल से ये बात मानते हैं, लेकिन फॉर सम रीज़न चीज़ें रुकती नहीं हैं। एक बहुत अफसोस की बात है कि अगेन, क्योंकि हर किसी मौके को आप
ज़ाया नहीं करना चाहिए ना। तो जब कोई भी सियासी पार्टी मतलब मेन स्ट्रीम जिन्होंने पावर इंजॉय की है पाकिस्तान में, वो कहते हैं कि जी आप इनकी आवाज़ नहीं सुन रहे, वहाँ कोई जा नहीं रहा, उन पर भी वही इल्ज़ाम लगा था अपने दौर में। दिस हैज़ बिन स्टैंडर्ड ऑपरेशन। आई मीन ये जो आज का जो है 11 जो ज़ारा शिया को कत्ल किया गया है, 4 इनमें से जो नॉलेज पाकिस्तानी शहरी हैं, 7 अफ़गान शहरी हैं। अफ़गान फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने भी ये बात कंफर्म की है। शुरू में मुझे समझ नहीं आ रही थी क्योंकि यूजुअली पाकिस्तानी हज़ारा जो हैं कान-कोनों में कभी सुना है कि काम करते हैं, बिकॉज सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ज़्यादा है। लेकिन फिर ये भी सुनने में आया है क्योंकि बात हुई थी कुछ लोगों से, तो कह रहे थे कि क्योंकि इतना वो गेटोवाइज किया हुआ है, मतलब दुकानें बेचनी पड़ी, मार्जिनलाइज होकर बैरून मुल्क जाना पड़ा, कि कुछ अब इस काम पर भी आ गए हैं। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तानी बरादरी की। जहाँ तक इन पर जो हमले या मजम्मत का लफ्ज़ है ना, बहुत छोटा लफ्ज़ है, और जो भी अभी बात की जाए वो ऐसे लगेगा कि हमने ये पहले बात की है, हज़ारों लोगों ने ये पहले बात की है, और ऐसा ही है। क्या कह सकते हैं आप? मतलब देखो, इसकी जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की। और मैं सुन रहा था बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान को, उन्होंने कहा जी इससे पहले हमें नहीं पता था कि दाइश यहाँ मौजूद है, और जो रिवायती बयानात वज़रा की जानिब से आते हैं वो यही है। हाँ, तो वो जो वज़रा की जानिब से आते में कि भाई ये हाइब्रिड वॉरफेयर है, भारत ने की है। बलूचिस्तान के वज़ीर आला मुसलसल अपडेटेड है जी, वो दुबई में है, और दुबई से पता नहीं क्यों नहीं आ रहे। क्या देखो अगेन यार, देखो आए भी सही यार, मतलब देखो यार उनसे बहुत बड़ी हस्तियां आई हैं, ठीक है ना। आई लेट्स बी क्लियर अबाउट दिस। क्या हम सिर्फ यही परफॉर्मेंस के लिहाज से कह रहे हैं कि यार आपने ट्वीट नहीं की, आपका बयान नहीं आया, आप नहीं गए, आपने सर पे हाथ नहीं रखा, आपने सर पे हाथ नहीं रखा, वो हो जाता है, हेडलाइनें आगे बढ़ जाती हैं, फिर कोई और वाकया आता है। ठीक है, हम मैं ये नहीं कह सकता कि खुशी की बात है कि बहुत देर के बाद कम्युनिटी टारगेट हुई है, लेकिन दोबारा कम्युनिटी टारगेट। अच्छा, एक और इसमें पहलू ये है कि जैसे कल ये वाकया हुआ, हो सकता है नहीं, खासा इम्कान है कि बलूचिस्तान जो है वो अंदरूनी मसले की वजह से भी अनस्टेबल है और बैरूनी क़ुव्वतें भी ज़ाहिर उसमें मौजूद हैं। लेकिन मुझे एक बात बड़ी मज़ेदार ये लगी कि जैसे ही वाक़े की ख़बर आई, ब्रेकिंग न्यूज़, मोहतरमा शीरीन मज़ारी, उनके ट्वीट जो है उसका टाइम पढ़ें आप, ब्रेकिंग न्यूज़ और उनकी ट्वीट, कोई विद इन हाफ एन आवर वो इस नतीजे पे पहुंच गई कि इस स्पेसिफिक वाक़े के पीछे भारत का हाथ है। हो सकता है इन्वेस्टिगेशन होगी, हो सकता है साबित हो जाए, लेकिन यार ये जो होता है ना कि वाक़या अभी हुआ है, अभी उसकी पूरी डिटेल भी आपके सामने नहीं है, आप एक कंक्लूजन पे पहुंच गए, ये क्या जहनियत ज़ाहिर करता है? ये जहनियत ज़ाहिर करता है कि देखें, हमारे ऊपर ना रहना, ये और फैक्टर्स हैं, रियासत आपका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती, मतलब और हमारी तरफ से ये जो केस है ये इसको आप बग़ैर कहे बंद समझें। हो सकता है ऐसा ही हो जैसे शीरी मज़ारी कह रही हैं, लेकिन दुनिया की कौन सी शख्सियत है, कौन सा इदारा है, CIA समेत, जो 15 से 20 मिनट में इस कंक्लूजन पे पहुंच जाए कि ये उनकी है? तो ये जो चीज़ें आ गई हैं ना, इससे भी बड़ी दिल शिकनी होती है कि आप जो है चीज़ों को समझे बगैर नी जर के रिएक्शन के ज़रिए अपनी जो बुनियादी जिम्मेदारी है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की, उससे कहते हैं यार ये चूंकि हमारे बस में नहीं है, हमने आपको बता दिया है कि ये जिम्मेदार है, लिहाजा साढ़े दिन ना रहना। कम से कम पहली आपकी जो ट्वीट है वो इंसिडेंट पे होनी चाहिए, प्लेइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, वो एक अलग बात है। अच्छा, जहाँ तक दाइश की बात है, ठीक है, जो मेरे ख्याल सबसे बड़ा जो हमला हुआ था हज़ारा कम्युनिटी पे, वो तो ट्रक बॉम्बिंग थी अलमदाद रोड पर। अच्छा, उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लश्कर जंगवी ने ली थी। अब यहाँ डोमेस्टिकली ये बात हम सबको पता है और सारे काउंटर टेररिज्म एक्सपर्ट्स को पता है कि बहुत जो LEJ वाले लोग थे वो फिर दाइश में शामिल हो गए। जहाँ तक अभी दाइश का मेन कमांड एंड कंट्रोल कहाँ है, वो है ज़्यादातर अफगानिस्तान में, ठीक है। वहाँ से भी क्रॉस ओवर होता है और हमेशा पूरी ज़िंदगी पोरस बॉर्डर का भी सुनते आए हैं। ये हम देख रहे हैं कि अगर हम सिर्फ पिछले 2-3 महीनों को ही देखें तो बार बार
बलूचिस्तान में टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पर अभी हज़ारा कम्युनिटी को टारगेट किया गया है जैसे हमेशा किया गया था, पहले 7 FC एहलकारों को भी शहीद किया गया था। एक मेजर ज़रूरत तो है ना आपको कैपेसिटी बिल्डिंग की, आपको पता है कि ये आपका टारगेट है, ठीक है। फेंस आप पूरे बॉर्डर को कर लेंगे, मेरा ख्याल है कि कर लिया। उसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी? अब बिकॉज देखिए ये कोई यार छोटा बॉर्डर नहीं है, ठीक है। अच्छा, मॉनिटरिंग होगी या नहीं होगी, जिस दिन फेंस मुकम्मल हो गया, उसका इफ्तिताह हो गया, उस दिन से एक और नया सवाल उभर जाएगा कि अगर इसी तरह के वाकयात फिर भी होते हैं तो फिर ये पूछा जाएगा कि भाई साहब ये फेंस जो है ये इतना खर्चा क्यों किया था, ये सवाल उठेगा। तो अच्छा, अगर फेंस एक्सटर्नल एनिमी से बचाने के लिए की गई थी तो अब कौन है? बिल्कुल इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो आपके सामने है या नहीं है, तो और नए सवाल उठ जाएंगे। नए सवाल होंगे, लेकिन कम से कम सवाल तो होंगे ना। हाँ, आप ये तो पूछ सकेंगे ना कि कैसे आ सके, ठीक है। माना कि फेंस इज ओनली एज गुड एज द मॉनिटरिंग ऑफ दैट फेंस, नहीं तो कोई भी जाके वायर कटर के साथ लेकिन जो देखो बुनियादी बात है, अभी तक तो इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं ना। नहीं वो तो अभी तक तो ये तो हम बात कर रहे हैं ना कि आ गए होंगे या वो हो गया होगा। इवन बलूचिस्तान गवर्नमेंट पहलों की हुई है क्या? वो कह रहा है पहलों की नहीं, पहलों की भी नहीं हुई। यही मैं बात कर रहा हूँ ना कि देखें, वही बात है कि केस बंद कर दो कि भारत ने करवाया, ये हुआ, वही हो सकता है करवाया हो, लेकिन यूज तो आपके विद इन, इसका मतलब है हाइड आउट्स हैं। आज वो लियाकत शवानी इस बात को भी एडमिट कर रहे थे कि हाइड आउट है, तो हाइड आउट्स को जाहिर है पकड़ना या उनको ख़त्म करना तो सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है, जो पूरी नहीं हो रही। तो फिर उस पर यह दलील भी आ जाती है कि जी अब इतनी सारी कानें हैं, अब 10-10 फुट पे तो आप सिपाही नहीं खड़ा कर सकते। मसला ये नहीं होता कि सिपाही खड़ा नहीं कर सकते, वो तो जाहिर है अमेरिका भी नहीं कर सकता, लेकिन होता ये है कि एक सिस्टम बनाया जाता है मॉनिटरिंग का, उस पर फिजिकल प्रेजेंस आपकी ज़रूरी नहीं होती। तो क्या ये जो कानों का इलाका है जो बिखरा हुआ है, जो शहरों से बहुत दूर पहाड़ों में, जहाँ से आपको चीख भी सुनाई नहीं देती उनकी, तो वहाँ का जो मैकेनिज़्म है सिक्योरिटी का, वो आप क्या बना सकते हैं? ये सूबाई हुकूमत का मसला नहीं है, नहीं। ये जो FC है उसका मसला नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है लोकल सिक्योरिटी और लेवीज उसका मसला नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या कभी इस स्पेसिफिक चीज़ पे कानकनी बलूचिस्तान की इनकम का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। सऊदी अरब में अरामको की इंस्टॉलेशन की हिफाजत की जाती है, इसलिए उनकी रोज़ी रोटी उससे वाबस्ता है ना। आपकी रोज़ी रोटी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है माइनिंग। आज तक मुझे कोई बता दे कि सिक्योरिटी मैकेनिज्म क्या है। चले ठीक है, 10 फुट पे आप सिपाही नहीं खड़ा कर सकते, लेकिन मैकेनिज्म क्या है मुझे कोई जब मैं आपको बताऊं कि कैसे हो। FC जो है उसको बजट में जाहिर है पैसे मिलते हैं और माइंस की सिक्योरिटी के भी मिलते हैं, ठीक है। माइन से जो ट्रक निकलता है, ठीक है, कोयले से भरा हुआ, उस हर ट्रक से 15,000 रुपये से लेकर के और 25,000 तक रुपए फी ट्रक जो है FC वाले लेते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, पंजाब बार काउंसिल ने बाकायदा इस पर एक बयान जारी किया है, एक पिटिशन भी हुई है जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अंदर, जिसमें उन्होंने ये कहा गया है कि FC को हम अलग से पैसे दे रहे हैं, सिक्योरिटी के लिए टैक्स दे रहे हैं सिक्योरिटी के लिए, तो ये क्या है, एक ही जगह कर दें। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये मैकेनिज्म है कि आप हर ट्रक से निकल के 15,000 रुपये या 20,000 रुपये आप खींच देंगे, तो वो मैकेनिज्म का मतलब है कि जाहिर है उनको पता है कि कहाँ से चीज़ें आ रही हैं। तो फिर ये वाकया कैसे हो जाता है? अब इसका तो किसी के पास जवाब नहीं है। वही यही तो मैं कह रहा हूँ। और मसला ये कि आप पूछें तो जाहिर है आपको, आप गद्दार हैं आप, तो ये तो जाहिर है आपको पता है इंडिया करा रहा है। भाई बिल्कुल करा रहा है। दाइश जो है, मैं ये भी तो जानना चाहूँगा कि यार ईरान फॉर दैट मैटर, उनका तो अगर आप देखें तो ज़्यादा तो दाइश का रुख उधर होना चाहिए ना, वो उन्होंने भी तो किसी तरह रोका होगा ना। वहाँ पर उनका ये होगा ना कि उनको लोकल सपोर्ट की कमी होगी, given the nature of it, मतलब वहाँ पर आपको लोकल, और देखिए अगेन ये हम सबको पता है यार, लेकिन हम एडमिट करने को तैयार नहीं है कि लोकल सपोर्ट नहीं। शवानी ने एडमिट किया, उससे सवाल पूछा गया तो एडमिट किया। मैं ख्याल ये कोई डिनाई नहीं कर सकता, और जो करेगा उसकी मैं स्टेटमेंट को मैं वैल्यू ही नहीं दे सकता। सिंपल, लोग तो कुछ भी कह दे ना यार कि बिल्कुल कुछ नहीं है, 100% एलिमिनेट हो गया। यू नो दैट्स नॉट ट्रू, यू नो दैट्स नॉट ट्रू, हो ही नहीं सकता। और हमने तो ये देखा है यार, हमने कोई कम चीजें देखी हैं इस पूरी दहशतगर्दी की लहरों में, और हमें ये तो पता है चाहे APS हो या जो भी हमला हो, कहीं ना कहीं आपको एक लोकल ठिकाना, आपको लोकल सपोर्ट की जरूरत होती है। और उस बात का जवाब बहुत कम होता है, बहुत कम होता है कि आप बिल्कुल ही बाहर से नथिया गली वाली मैसेकर नहीं, सॉरी, वो जो
पहाड़ों में मैसेकर हुआ था ना, कागान के करीब, उसमें ये था। अच्छा, उसमें इसीलिए वो एक बंदा वहां से भाग गया, जापानीज जो क्लाइंबर था, ही क्लाइम्ड अप, और उनको वहां से फिर एग्जिट करना पड़ा क्योंकि लोकल सपोर्ट उनके पास शायद वहां पर नहीं थी। लेकिन मैं कह सकता हूं कि मैं कम से कम 80% केसेस में आपको लोकल सपोर्ट चाहिए। जितना ज्यादा सोफिस्टिकेटेड अटैक हो उतनी आपको लोकल लेकिन बलूचिस्तान में इतनी हाइटेंड सिक्योरिटी है, सारा कुछ मौजूद है। मतलब नहीं, अच्छा दूसरी बात ये है कि आप अगर कानों का इलाका आपने देखा हो, वो कोई गुंजान इलाका नहीं होता, बहुत ही यानी फैला हुआ इलाका, सन्नाटे वाला है, इक्का दुक्का कोई आदमी सामने नजर आ जाएगा। लेकिन वहाँ के जो मकामी लोग हैं उन्हें पता होता है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। उनका जो रिवायती सपोर्ट सिस्टम है ना, और रिवायती जो मालूमात का सिस्टम है जो सैकड़ों साल से चला आ रहा है, वो बहुत ही आज भी इफ़ेक्टिव है। तो मैं ये कैसे मान लूँ कि वो आए, उन्होंने वारदात की और वो निकल गए और किसी लोकल को भी नहीं पता, और अगर लोकल को पता है तो वो सिक्योरिटी फोर्सेस को नहीं बताएगा, ये भी मुमकिन नहीं है। बिल्कुल, इसलिए कि वो तो पहली फुर्सत में जाके बताएगा ना। तो चीज़ें जो हैं ये सिंपल नहीं है, ये बड़ी उलझी हुई और गुंजलक हैं कि प्लानिंग और लॉजिस्टिक्स के बगैर, और वो भी सन्नाटे वाले इलाकों में लॉजिस्टिक्स जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। जहाँ के रास्ते भी कच्चे हैं, फिर आपको अगर फरार भी हो रहे हैं तो आपको पक्की सड़क तक पहुँचने में बहुत घंटे लगेंगे ना। इसका मतलब है कि आपको नज़र में भी नहीं आना है तो कहीं ना कहीं आप रुकेंगे भी। तो ये सारी चीजें जो हैं, अच्छा कहीं ना कहीं आपने अपने वेपन्स भी डिपॉजिट किए। हाँ, ये भी आप मानते हैं, क्योंकि देखें जितनी फासला आप गुजार रहे हैं असले के साथ, आपकी डेंजर ज्यादा बढ़ती जा रही है। नहीं, असला तो वही आर्मी पब्लिक स्कूल वालों को जो रिपोर्ट में है कि उन्हें असला मिला बिल्कुल उसके पास जहां उन्होंने अटैक करना था उससे पहले मिला। यही प्रोटोकॉल। अच्छा, कराची जैसे गुंजान इलाके में आप सुई निकाल लेते हैं, है ना, अगर आप अपने आलात और सबके में, यार वो तो गुंजान इलाका नहीं है, वो तो खुला इलाका है, और लोग रिवायती तौर पे इंट्रोवर्ट नहीं है, एक्सट्रोवर्ट हैं, वो एक्स्ट्रा बताने को तैयार होते हैं। लेकिन क्या आप सुनते हैं? क्या उसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं? क्या आपके नाक कान उस तरह काम करते हैं? ये बहुत बड़े बड़े सवालात हैं। वक्फा ले लीजिए, उसके बाद यही मौजूद जारी रहेगा। वेलकम बैक। मौजू है 11 जो कारकुन जो कत्ल हुए हैं उनके बारे में गुफ्तगू हो रही है। मेरा ये कहना है कि ये तो चले दहशतगर्दी का निशाना बने 11 लोग, तो दहशतगर्दी की नौयत की वजह से अब ये वर्ल्ड हेडलाइन बन गई और हम भी इसे डिस्कस कर रहे हैं, हर चैनल इसे डिस्कस कर रहा है। लेकिन अगर ये 11 गोलियों का निशाना ना बनते या इनके गले ना कटते, ये तब भी मरते। क्यों मरते? मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि दुनिया के बाकी ममालिक में जो माइनिंग है, खुसूसन कोल माइनिंग, अब उसमें ज़्यादातर काम रिमोट कंट्रोल से और मशीनों के ज़रिए, इवन रोबोट्स भी अप्लाई होते हैं। पाकिस्तान में किसी का कोल माइनर होना एक ज़िंदा सज़ाए मौत के बराबर है। जिसे कोई काम नहीं नसीब होता उसको वो इधर जाने पे मजबूर होता है। अगर मैं आपको इसकी डेमोग्राफी बताऊं तो 80% जो पाकिस्तान की माइंस में काम करते हैं लोग, उनका ताल्लुक़ है मालाकंड डिवीज़न खैबर पख्तूनख्वा से, और मालाकंड डिवीज़न में भी शांगला डिस्ट्रिक्ट से, पंजाब से, और फिर तीसरा ग्रुप आता है अफ़गान महाजरीन जिनमें हज़ारा और दूसरे अफ़गान शामिल हैं। बाकी 20% जो हैं, आप बलोच कह लें, सिंधी कह लें, वो माइनिंग में हैं। सख्त तरीन काम है, इसलिए ये जो 3 ग्रुप हैं ये डोमिनेटिंग है। अब मैं इसकी मिसाल देता हूँ शांगला की। वहाँ ज़ाहिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और जो 2-3 वज़रा हैं उनका ताल्लुक़ भी शांगला से है। शांगला की मैं कहानी पढ़ रहा था जो 2020 में छपी थी कि पाकिस्तान में 2019 में 186 जो माइनर कान के हादसों में मरे हैं, उनमें से 96 का ताल्लुक़ शांगला से है, सिर्फ शांगला से है।
अच्छा, अब वहाँ से सूरत ये होती है कि जब घर का लड़का 15 से 30 साल की उम्र प्राइम एज होती है, उसी में ताकत होती है, वही ये काम कर सकता है इतना हैवी। तो जब वो लड़का जाता है, एक लड़के की मैं कहानी पढ़ रहा था, उसकी शादी हुई थी, तो उसकी बीवी ने कहा है कि यहीं रह जाओ और तुम्हें यहाँ कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, अल्लाह ताला देने वाला है। तो उसने एक बड़ी मज़ेदार बात की, अलमनाक बात बल्कि, कहने लगा देखो यहाँ तुम्हें पता है यहाँ कुछ नहीं है मेरे लिए, मैं जाऊँगा वहाँ, अगर मर भी जाऊँगा तो 1-1.5 लाख रुपए मुआवजा तो मिलेगा ना, मैं अगर यहाँ मर गया तो तुम्हें क्या मिलेगा। ये दलील दे के जो है वो गया वहाँ पे। अच्छा, होता ये है कि वहाँ जब रुखसत करते हैं शांगला के देहात से तो कोई कहता नहीं है मुंह से, लेकिन दिल में समझ लेते हैं कि यार शायद अब इसकी शक्ल देखने को नहीं मिलेगी। जिस दिन पैसे आने बंद हो जाते हैं खुद ब खुद अज्यूम कर लेते हैं कि यार कोई गड़बड़ हो गई है, पता नहीं अब वो आएगा। और एवरेज जो है उस रिपोर्ट के मुताबिक हर महीने 2 से 5 ताबूत सिर्फ शांगला डिस्ट्रिक्ट पहुंचते हैं। अच्छा, और उनकी जगह लेने के लिए हजारों वहां से नई फौज जो है तैयार है। अच्छा, अब सूरत यह है कि वो जो 1.5 लाख रुपए मुआवजा भी मिलता है वो भी घर तक पहुंचने में 1.5 साल लगता है। उस 1.5 साल में वो जो घर है वो कर्जे ले लेके जी रहा होता है, तो जब वो मुआवजा पहुंचता है उससे कहीं ज़्यादा वो मकरूज हो चुका होता है। तो ये एक जो है ऐसा साइकिल है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अभी मैंने ज़ख्मी और माजूरों का जिक्र नहीं किया है, सिर्फ मरने वालों का जिक्र किया है। अच्छा, और 15 से 30 के दरमियान में आपको बता चुका हूँ। फिर जनाब होता ये है कि पेपर पे सारे कवानीन बहुत अच्छे हैं। मसलन 1923 का माइनिंग एक्ट लागू होता है इन कानूनों में, उसके तहत हेल्थ एंड सेफ्टी सरकारी महकमों की जिम्मेदारी है, कारकुनों का ख्याल वगैरह सब है। लेकिन इस एक्ट में एक क्लॉज है कि जो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइनिंग है, सारा रिकॉर्ड माइंस का और माइनिंग में काम करने वालों का उसके पास होता है। वो कभी उसकी सवाबदीद है कि वो किसी को उस रिकॉर्ड तक रसाई दे या नहीं दे, रिकॉर्ड नहीं खुल सकता। लिहाजा हमें नहीं पता होता कि कितनी माइंस जो हैं अंडर द लाइसेंस हैं, कितनों के लाइसेंस एक्सपायर हो चुके हैं, किन के ठेके किन शराइत पे दी गए हैं, और वहाँ माइनर्स की क्या सूरत हाल है, और वो माइनर्स रजिस्टर्ड हैं या नॉन रजिस्टर्ड हैं। अच्छा, ये अच्छा, इसमें एक मैं ख्याल है कि अब आगे, लेकिन मैं एक चीज़ जिक्र करना चाह रहा था कि ये जो कारकुन थे ना हज़ारा जमात कम्युनिटी के, अकबर नोतज़ाई साहब ने इसको बहुत एक अच्छा आज लिखा है और कहा था कि ये जो है ना, ये डर के मारे डबल ट्रिपल शिफ्ट्स करते हैं ना, क्योंकि हज़ारा को आप दूर से रिकग्नाइज कर सकते हैं। आपको पता है कि काले चश्मे पहनने पड़ते हैं कभी कभी अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए। ये रात को निकले थे, एक ही उनको 2 घंटे के लिए निकलते हैं ताकि हम थोड़ी सी खुली हवा में सांस ले लें और फिर यहाँ तो अगर मौका मिला तो मैं आपको और बता दूंगा कि कानून के साथ क्या क्या खिलवाड़ होती है। तो ये 11 का इस तरह मरना जो है ना, ये उस तरह मर जाते, तो मैं ये साबित करने की कोशिश करना चाह रहा हूँ। एक वक्फा ले लें। वेलकम बैक। और हफ्ते और जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब इस्लामाबाद में एक वाक़या हुआ जहां एक 21 साला नौजवान है उसामा सत्ती, उसको पुलिस ने गोलियां मारकर हलाक कर दिया, कत्ल कर दिया। 22 गोलियां क्योंकि 22 गोलियां उसकी गाड़ी पर मारी गई। पुलिस का ये कहना है कि H11 में उन्होंने उस गाड़ी को रोकने की इशारा किया, वो नहीं रुका, फिर उसको चेस किया गया और उसके बाद जो है पुलिस ने फायरिंग कर दी। अब सब इस बात पे हैरान है कि वो फायरिंग टायरों पे क्यों नहीं की गई और गाड़ी पे इस बुरी तरीके से गोलियां क्यों मारी गई, और अगर चेस कर रहे थे तो आगे से गोलियां कैसे लगी। जो पुलिस का आपको पता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बाद में होता है कि जो भी उन्होंने करना था। इस्लामाबाद आईजी ने इस पर एक्शन लिया। 5 जो पुलिस एहलकार हैं एंटी टेरर स्क्वाड के, वो उनको सस्पेंड करके उनको गिरफ़्तार किया गया है। एक जुडिशल इंक्वायरी भी
बन गई है, जिसका आज पहला इजलास था। ये वाक़े के बारे में अभी तक क्लैरिटी सामने नहीं आ रही, क्योंकि पुलिस का पहले वर्जन ये आया था कि शायद कोई शमशाबाद में ऐसी डकैती हुई है कि वहाँ से कोई गाड़ी आ रही थी, मगर बाद में ये वर्जन भी जो है वाइबल नज़र नहीं आया और पुलिस ने ख़ुद इस वर्जन को डिस्कार्ड किया। ये सब किस तरह हुआ, या कहाँ गोलियां लगी हैं, ये तो शूट टू किल है ना, बिल्कुल क्लियर है। सामने से आपने गोलियां मारी हैं जहां पर ड्राइवर बैठा हुआ है, बिल्कुल। तो इसका ये वार्निंग शॉट्स तो नहीं है। बार हमारे साथ डॉन अखबार के जो क्राइम रिपोर्टर हैं मुनव्वर अजीज बात के, उन्होंने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम मुनव्वर, मुझे बताइए अभी तक ये पता लगा है हमें कि वाकया हुआ क्या एग्जैक्टली? वालेकुम अस्सलाम बशर भाई। बशर, अभी तक मामले की पूरी डिटेल्स पुलिस शेयर नहीं कर रही, और इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम जा रहा है, रात का वक्त था, कोई 2 बजे का वक्त था, और ऐसा कोई ऐनी शाहिद नहीं है। तो हमें या तो जो भी पुलिस हमें कहानी बता रही इस वाक़े की, हमें उस पर रिलाय करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद जो JIT तो पहले बनी वो है, कहानी आप बताएंगे कि वो कहानी क्या बता रही है पुलिस? सर, मैं पुलिस असल में हर थोड़े देर के बाद अपना जो है ना मौक़िफ़ चेंज कर रही है। मैंने जो अपने सोर्सेज के हवाले से मैंने पता किया है, तो उसमें जो पुलिस के जो रिकॉर्ड्स हैं जिस पे इस वाक़े की तफसील लिखी जाती है या दर्ज की जाती है, वो पुलिस ने सील कर लिया है। अब ये नहीं पता कि वो जो रिकॉर्ड सील किया है वो आइदर गुड फेथ में किया गया है या इससे कुछ और मकासद होते हैं। एक पुलिस रिकॉर्ड ये कहता है कि जनाब के शम्स कॉलोनी से डकैती की इतला आई है, और ये एक वाइट गाड़ी की मशूक की इतला दी गई है और कहा कि इसके नाकाबंदी की जाए। और ये रिकॉर्ड आगे चल के कहता है कि जनाब ये गाड़ी शम्स कॉलोनी से निकल के ये कश्मीर हाईवे पे आई है, और G10 पे इसको जो पेट्रोलिंग टीम थी पुलिस की, उसने इस गाड़ी को पकड़ लिया है G10 सिग्नल पे। एक रिकॉर्ड ये कहता है इसका, और उसके बाद इस रिकॉर्ड में आगे कुछ नहीं लिखा गया है। एक रिकॉर्ड ये कहता है कि जनाब के शम्स कॉलोनी से डकैती हुई है और एक मशकूक गाड़ी निकली है वाइट रंग की, जो कश्मीर हाईवे की तरफ आई है और फिर वो गोल्डा की तरफ जा रही है, और उसके लिए नाकाबंदी की जाए। जो तीसरा रिकॉर्ड ये कहता है एक गाड़ी शम्स कॉलोनी से निकली है और ये कश्मीर हाईवे पे आई है, और वहाँ से G10 से होते हुए ये पुलिस लाइन हेडक्वार्टर की तरफ जा रही है। जिसने देखा हुआ है इस्लामाबाद में रहता है, उसको पता है ये तीनों डायरेक्शन बिल्कुल मुख्तलिफ है एक दूसरे से। एक रिकॉर्ड जो कहता है कि G10 पे पकड़ ली गई है, एक रिकॉर्ड जो कहता है जो पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ जा रही है, वो रिकॉर्ड कहता है कि पुलिस ने गाड़ी रोक ली है, और उसके बाद वो रिकॉर्ड ये आगे चलते कहता है कि जनाब फायरिंग हुई है और उससे बंदा मर गया है। मतलब 2 रिकॉर्ड ये साबित कर रहे हैं कि ये गाड़ी पकड़ ली है पुलिस वालों ने जी। और उसके बाद क्या हुआ है, वो एक रिकॉर्ड खामोश, एक रिकॉर्ड फायरिंग हुई है। तो ये है कि जनाब कि इसके ऊपर JIT बनी है। आज JIT ने इजलास किया है, उन्होंने फॉरेंसिक साइंस लैब है इस्लामाबाद की, उसको भी अप्रोच किया, उससे फॉरेंसिक रिपोर्ट मांगी है गोलियों की, वो पोजीशन की जनाब अच्छा, किस एंगल से मारी गई है। यहाँ ये जो इलाका है आगे पीछे से मारी गई, पीछे से मारी गई, यहाँ पर कोई CCTV कैमरा फुटेज ऐसी कोई बात अभी तक हमारे सामने आई है? सर, उस वाक़े की कोई अभी उन्होंने CCTV को JIT ने जुडिशल इंक्वायरी वालों ने अप्रोच किया है सेफ सिटी प्रोजेक्ट इस्लामाबाद का, उससे देखें कि कितनी उनको फुटेजेस मिलती हैं, कितनी नहीं मिलती हैं। कश्मीर हाईवे पे हैं जी CCTV कैमरास इंस्टॉल हैं, लेकिन अब वो G10 पे आसपास हैं कि नहीं है ये देखना पड़ेगा। अच्छा मुनव्वर, ये मुझे बताइए, अब आए थे फैमिली के वर्जन पे, उनके वालिद साहब ये कह रहे थे शुरू में उन्होंने कहा कि, और जो उन्होंने FIR कटवाई उसमें भी ये लिखा हुआ है कि उनके बेटे का इन पुलिस वालों से झगड़ा हुआ था 1 रोज़ पहले, और उसके बाद ये वाक़या हुआ है। तो उस बारे में क्या है, फैमिली का एक्चुअल कहना क्या है? सर, मेरे उनके वालिद साहब से और लड़के के चचा से मेरी बात हुई है फेस टू फेस। एक तो पहले तो फैमिली बहुत ही ज़्यादा ज़ाहिर सी बात है, उनका जवान बच्चा क्या बहुत गमज़दा है। कुछ हमारे मीडिया पे भी कुछ गलत खबरें चल गई थी, पुलिस का पहला वर्जन चल गया था जिसमें उन्होंने उसको डकैत और टेररिस्ट साबित करने की कोशिश की थी, उसमें भी वो ज़रा मीडिया से नाला है। तो वो कहते हैं कि जी मुझे बच्चे, जो मेरी जो बात हुई है, जो उन्होंने जवाब दिया मुझे, उनके पास डिटेल्स इसकी नहीं है। वो हाँ ये कहते हैं कि वालिद साहब को 1 रोज़ पहले उसामा ने यह बताया था कि मेरा पुलिस वालों से कोई किसी बात पे तलख कलामी हुई है। तो मैंने उनके वालिद साहब को और उनके चचा से पूछने की कोशिश की थी कि भाई वो वाक़या कहाँ पे होता है, या पिकेट पे हुआ था, किस वजह से पुलिस वालों ने उनको रोका, क्या उसकी तफसीलात हैं।
तो वो ये बताने से कासिर है। कहते हैं हम या तो वो बताना नहीं चाहते हैं, वो अभी फ़िलहाल ये एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि जी हमें इसके अलावा कुछ नहीं पता, और इस बात को पुलिस खुद इन्वेस्टिगेट करे कि ये इस वाक़े का लड़ाई झगड़े का नतीजा या कुछ और है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुनव्वर। लेकिन जिस तरह ये वर्जन हो रहे हैं, जैसे उन्होंने बयान किया, मुझे साहिबाल याद आ रहा है। हाँ, मैं वही इत्तेफाक से हम तीनों को याद आ रहा है, सबसे याद है, और मैं ख्याल है कि शायद 22 करोड़ आवाम को भी याद आ रहा है। फोरेंसिक रिपोर्ट बनी थी सर। अच्छा सर, वो तो दिन दिहाड़े था ना, अगर मुझे याद हो, मतलब डे लाइट एरिया में था ना, शाम के वक्त। अच्छा, सीसीटीवी कैमरे भी थे, एनी शाहिदीन भी थे, एनी शाहिदीन भी थे। यहाँ पर इन तीनों में से एक भी चीज नहीं। बिल्कुल। तो इसका क्या अंजाम होगा आपको अच्छी तरह से पता है? तो अब जो एनी शाहिदीन की मौजूदगी में और कई तरह की उसमें वीडियोस भी आई थी, डायरेक्ट वो शूट भी कर रहे हैं, वो जब मासूम साबित हो गए, वो मैं कह वाकया क्या अब मतलब सही एनी शाहिद नहीं लगता है कि बड़ी जली हुई बातें कर रहे हैं, लेकिन सच है क्या करें, कौन सी बातें कर सकते हैं। पुलिस के लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि एनी शाहिद है ही नहीं, तो जो भी वर्जन वो देना चाहें, अब वो 3 डिफरेंट बेशक वर्जन देना चाहें, उसमें से किसी एक वर्जन को पकड़ लें। एनी शाहिद तो नहीं है, लेकिन एनी शहीद जरूर है। हाँ, एक वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक। और आज हुकूमत ने ऐलान किया है तमाम सूबों के वज़राए तालीम की मुशावरत से कि स्कूल्स और तालीमी इदारे जो हैं, स्कूल, कॉलेजेस और जामियात, वो खुल रही हैं। पहले मरहले में 18 तारीख़ से जो है 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात के जो क्लासेस हैं वो शुरू होंगी। उसके बाद जो है 25 तारीख़ से पहली से लेके 8वीं जमात तक की जो क्लासेस हैं वो रिज्यूम होंगी, और 1 फरवरी से जामियात भी खुल जाएंगी। इनका तरीक़ाकार वही होगा कि ऑल्टरनेट डेज़ में होगा, जैसे पहले होता आया है। तो जैसे हमने देखा पहले फ़ेज़ के बाद खुला था, उसी तरीके का तरीक़ाकार किया जाएगा ताकि SOPs जो है वो उसमें रखी जाए। कराची जहां हम लोग मौजूद हैं, जहां सबसे ज़्यादा परसेंटेज हमने देखी है हालिया दिनों में कोरोना के इन्फेक्शंस की, उसके अलावा जो नया वेरिएंट आया है जिसने खासा खौफ फैलाया था, उसके भी 4 के 4 केसेस कराची में। न्यू ईयर वाला कोरोना। हाँ, न्यू ईयर वाला कोरोना जो तो हमने सोचा कि हम सिंध के वज़ीर तालीम सईद गनी से करें और उनसे पूछें कि क्या इस वक्त सिंध में जो तालीमी इदारे खोलने का जो फ़ैसला है वो सही है या नहीं। सुनिए। देखिए मोहित साहब, इसमें मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ से इस पे तनकीद हो सकती है। अगर हम स्कूल खोलते हैं तो इस पे जायज़ तनकीद करने का बिल्कुल जवाज़ लोगों के पास होगा, और अगर हम नहीं खोलते हैं तब भी इसके ऊपर तनकीद करने के बहुत सारे रीजंस मौजूद होते हैं। अच्छा, जो इत्तफाक राय की बात करते हैं, इसमें बड़ी तफसील से बात हुई और इसमें डॉक्टर फैसल भी मौजूद थे। उनका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट ज़रूर था, लेकिन जो वज़राए तालीम है उनका ये कहना था, सबका ये कहना था कि हमने बच्चों को सिर्फ स्कूल जाने से रोकना है, या मैं आपको मफहूम बता रहा हूँ, एग्जैक्टली वर्ड तो ये शायद नहीं थे उनके, कि हमने क्या सिर्फ बच्चों को स्कूल जाने से रोकना है या कोविड से लोगों को बचाना है। तो अगर तो स्कूल से जाने से रोकना था फिर तो ठीक है, हमने कर लिया, लेकिन अगर कोविड से बचाना है तो फिर शायद और बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो खुले हुए हैं, जहां पर उसी तरह नॉर्मल एक्टिविटीज भी हो रही हैं, जहां SOPs की वायलेशन भी हो रही है, और जहां बच्चे भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। शादी ब्याह की तकारीब हो रही हैं, बच्चे जाते हैं, मार्केट्स में बच्चे जाते हैं, ट्रांसपोर्ट में बच्चे सफ़र करते हैं, वो सारी चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं। और जो स्टडीज़ बता रही हैं दुनिया भर की, वो ये हैं कि जी बच्चों में अगर वो इन्फेक्ट हो भी जाएं तो इतनी सीवियरिटी नहीं होती, इतना सीवियर अभी तक कोई में नज़र नहीं आया कि बच्चों में हो। और दूसरा ये भी आ रहा है कि शायद वो ट्रांसमिट भी इतनी आसानी से आगे नहीं करते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी बुनियाद पर ये बात कही गई कि स्कूल खोल लिए जाए, फेजेस में खोल रहे हैं मरहलावार, और उनको भी हम बीच में ऑब्जर्व करते रहेंगे, रिव्यू कर सकते हैं इस फैसले को। और उसके साथ साथ जो SOPs पहले से स्कूल्स में दिए गए थे तालीमी इदारों में, उसको मजीद सख्त करने की भी बात की गई है। तो बुनियादी वजह यह है कि चूँकि तालीम का नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है बच्चों का, और इस साल ये इत्तफाक राय से ये भी हमने तय किया था कि बगैर एग्जाम्स के किसी बच्चे को हम प्रोमोट नहीं करेंगे। तो ये जो लर्निंग लॉस है वो बहुत सीरियस था, बहुत ज़्यादा था, और हम किस हद तक इस नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में उसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो बड़ा मुश्किल फैसला था, और ये सारी वजूहत थी जिसके बना पर ये किया गया है। लेकिन मैं
फिर आपसे इत्तफाक करता हूँ कि आसान डिसीजन नहीं था और इसको बंद रखा भी जा सकता था, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमें फोर्स कर रही थी कि शायद स्कूल में खोल देने चाहिए। जी गनी साहब, बिल्कुल फैसला बहुत मुश्किल था, लेकिन जो SOPs की आप बात कर रहे हैं इनकी इम्प्लीमेंटेशन भी तो काफ़ी मुश्किल होने वाली है। तो मैं आपसे सवाल ये है कि क्योंकि बहुत बड़ा काम है, पूरे सूबे के स्कूल्स को आपने मॉनिटर करना है, हज़ारों की तादाद में होंगे, इसके लिए क्या प्रोटोकॉल, क्या ऑर्गेनाइजेशन, कितनी मैन पावर, कैसे किया जाएगा ये? जरा सर, ये जब पहले भी स्कूल्स खुले थे उस वक्त भी काफ़ी इस पे काम किया गया था और सूबा सिंध में हमने डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटीज बनाई थी जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी थी और हेल्थ डिपार्टमेंट के नुमाइंदे भी थे, हमारे एजुकेशन के ऑफिसर्स भी थे और उनकी जिम्मेदारी थी कि वो विजिट्स करें और मैं खुद भी काफ़ी रेगुलरली विजिट्स करता रहा बहुत सारी जगहों पे। अच्छा, इसमें हमने कंप्लेंट सेल भी एक बनाया था कि लोग कहीं अगर महसूस करें तो हमें फ़ोन करके भी कंप्लेंट कर सकते हैं और फिर हम जाकर वहाँ विजिट करके उसको देख सकते हैं और हमने कार्रवाइयाँ भी की मुख्तलिफ स्कूल्स के खिलाफ। लेकिन मेरी अपनी जो ऑब्जर्वेशन थी उस सारे अरसे में कि पूरे मुआशरे में अगर कहीं कुछ SOPs पर अमल दरामद हो रहा था तो वो शायद एजुकेशन सेक्टर में हो रहा था। बाकी जहाँ जहाँ जो चीज़ें हमने लोगों को बताई शायद बहुत कम उस पर अमल दरामद हुआ और लोगों ने खुद लापरवाही का बहुत मुजाहरा किया। लेकिन तालीमी इदारों में मैं ये नहीं कहता कि 100% उसको फॉलो कर रहे थे लोग, लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे अपने किसी और शोबे के साथ तो वहाँ निस्बतन हमारे यहाँ बेहतरी हो रहा था। हमारे पास मुख्तलिफ शहरों के अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं जहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर वीडियोज़ भी शेयर करते हैं, तस्वीर भी बनाते हैं कि किस तरह बच्चे स्कूलों में आए हैं, किस तरह क्लासेस में बैठे हुए और किस तरह से उनको टीचर्स पढ़ा रहे हैं। तो वो मैं खुद भी देखता रहता हूँ और जहाँ जहाँ मुझे कोई चीज़ नज़र आती है तो मैं उस पर जो व्यू पॉइंट होता है वो भी शेयर करता हूँ कि जी यहाँ पर ये खराबी, इसको इस तरह ठीक होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन बहरहाल बहुत बड़ा नंबर है स्कूल्स का, सरकारी भी प्राइवेट भी। ये तो नहीं ह्यूमनली कि हमारी जगह एक एक बंदे को खड़ा कर दें, उसको मॉनिटर करें, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि लोगों को सेंसिटाइज करें और लोग खुद भी उस पर अमल दरामद करें, खासतौर पर बच्चे उस पर अमल दरामद करें, उनके पेरेंट्स करें और उसको किसी तरह से महफूज बना सकें। ठीक है। अच्छा गनी साहब, एक आखिरी सवाल, और ये आजकल जिनसे भी हम मिल रहे हैं तो उनका यही सवाल है कि वैक्सीन का क्या होगा, कौन सी आ रही है, कब आ रही है? चाइनीज़ वैक्सीन की स्टेज पता नहीं कौन सी स्टेज पे अभी टेस्टिंग चल रही है, उसके रिजल्ट्स क्या हैं? और एक और सवाल ये है उसके साथ साथ कि क्या प्राइवेट सेक्टर को भी इजाज़त होगी वैक्सीन इंपोर्ट करने के लिए, मतलब कि जो खरीद सकते हैं क्या वो ओवर द काउंटर भी खरीद सकेंगे या नहीं? जी देखिए, पहले तो मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि मेरे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस हवाले से नहीं है, लेकिन जो मुझे पता है जितना मुझे पता है, हो सकता है कि मैं एग्जैक्टली सारी चीज़ें आपसे ना बता सकूं, उसमें कुछ गलती भी हो। लेकिन पहली बात तो ये है कि इमीडिएटली ज़ाहिर है कि हमारी 22 करोड़ की आबादी है। अगर सूबा सिंध की देखें तो 5 करोड़ के करीब हमारी आबादी है, तो हर शख्स को इस वैक्सीन की ज़रूरत है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि इमीडिएटली सबको अवेलेबल हो, इवन ओपन मार्केट में भी शायद अवेलेबल नहीं होगी इतनी बड़ी तादाद में। तो पहले फेज़ में जो वैक्सीन अवेलेबल होगी वो हमारे हेल्थ के शोबे में जो काम कर रहे हैं लोग, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल हैं या और जो हेल्थ सेक्टर के साथ वाबस्ता लोग हैं, उनको ये लगाई जाएगी ताकि उनको हम किसी तरह से सिक्योर कर सकें, ताकि वो आसानी के साथ अपनी खिदमत अंजाम दे सकें। पहली तो तरजीह ये है। ज़ाहिर है जो दुनिया भर में फिर देखा गया कि जो जिनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है, जिनके साथ कुछ और बीमारियाँ उनको लाहक हैं, उनको फिर तरजीह दी जाएगी कि उनको दिया जाए। उसके बाद ज़ाहिर आहिस्ता आहिस्ता तो जिसमें आती जाएगी बाकी लोगों को भी दी जाएगी। आज ज़ाहिर जब हम स्कूल खोलने जा रहे हैं तो एक राय ये भी थी हमारी अपनी, जो सूबा सिंध में हमने मीटिंग की उसमें, कि जो असातिज़ा हैं उनको भी हम किसी तरह से प्रायोरिटाइज करें ताकि उनको भी दें, चूँकि उनका इंटरेक्शन बच्चों के साथ ज़्यादा होता है, तो उनको भी हम ये फराहम करें। लेकिन बहरहाल ये पहले स्टेज में तो नहीं होगा, आगे चल के शायद इस पर भी हम काम करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब। यार ये जो है ना वैक्सीन का सवाल, ये आजकल सबके ज़बान पर है, इस पर क्लैरिटी चाहिए। क्लैरिटी इसलिए मेरे ख्याल में नहीं हो सकती कि मुझे तो लग रहा है कि अभी तक हम ज़ाहिर है वो सिक्योर नहीं कर पाए हैं और हमें कोई गारंटी नहीं है। सीधा जो है क्लैरिटी हो या ना हो, सिवाय इसके कोई हल नहीं है। जो कि इंडिया ने किया है कि उन्होंने अपने तौर पे वो जो एस्ट्राजेनेका, वो उसकी कौन सी ख्याल है एस्ट्राजेनेका की बात है, एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वाली जो वैक्सीन है वो लोकली प्रोड्यूस की है, इसलिए कि 1 अरब 30 करोड़ लोगों के लिए बाहर से वैक्सीन आना इम्पॉसिबल है। पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है,
कितनी वैक्सीन आप मंगा लेंगे ना काफ़ी है, अनलेस कि यहाँ जो कैपेबल हैं कंपनियाँ उनको लाइसेंस दें, उनके माहदे हों बैनुल-अक़वामी कंपनियों से जो मयारी वैक्सीन बना रही हैं, तब कहीं जाके ये जिन काबू में आ सकता है। वरना मसला क्या है, अगर आज भी अगर आप साइन करोगे ना बॉस, वो कैपेसिटी डेवलप करने में लेकिन ना साइन करने से तो लेकिन यू हैव टू डू इट। अगर अभी के लिए भी नहीं तो फॉर द फ्यूचर यार, बाकी आप फलसफे झाड़ते रहें यार, इसके बगैर मुमकिन नहीं। जब भी रेबीज की बात होती है, क्या बात होती है कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, याद है आपको? तो ये है बहुत बड़ा गैप है, इस पर काम करना जरूरी है क्योंकि ये चीजें आती रहेंगी। क्या करोगे? तो जनाब आज के लिए इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।